हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। खूबियाँ देख ली, मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और थोड़ी बहुत बातें कुछ और भी की थी, कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज हम करने जा रहे हैं लिमिटेशन, मतलब ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड जो है ये कहाँ कहाँ पर फेल हो जाता है, कमियाँ देखनी जरूरी हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन बेटा, अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख कर आइए, क्योंकि वहाँ पर जैसी मैंने एप्लीकेशन बताई हैं उनके साथ साथ मैंने कमियाँ भी बताई हुई हैं, ठीक है ना, याद रखना। पहली कमी क्या है कि नोट डिटरमाइन the value of constant of proportionality। अब ये इसका मतलब क्या है एक्चुअली, मान लो जब भी आप फॉर्मूला ड्रॉ करते हो या फॉर्मूला ड्राइव करते हो, आपने कई बार लिखा होगा ना या देखा होगा। मान लो क्या याद होगा आपको, कौन सा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है। कोई अगर आपसे कहे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा कांस्टेंट निकल कर आता है ना, यहाँ से एक कांस्टेंट ए, मान लो ए निकल कर आया, mv² आता है। ये जो कांस्टेंट निकल कर आता है ना, हालांकि आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन ये मेथड डायमेंशनल एनालिसिस वाला मेथड ये आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता। पहली बात ये याद रखना कि इसकी वैल्यू आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो पहली लिमिटेशन इसकी ये है, इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। पहली लिमिटेशन ये होगी। दूसरी लिमिटेशन क्या है, अब देखो कुछ रिलेशंस हैं, रिलेशन लाइक S इक्वल टू ut प्लस हाफ at² v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ऐसे रिलेशन ये ड्राइवर नहीं कर सकता। रिलेशन लाइक दिस एंड दिस नॉट डराइव बाय दिस मेथड। मतलब ऐसा नहीं है कि ये दो रिलेशन ही है जो नहीं ड्राइव कर सकते। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि जिन रिलेशंस में प्लस या माइनस का साइन दिखेगा वो रिलेशन हम यहाँ से ड्राइव नहीं कर सकते। तो अपनी लैंग्वेज में लिखो कि जिन रिलेशंस में प्लस या माइनस का साइन आए, माइनस का साइन हो, उन्हें डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से डेराइव नहीं कर सकते। कोई और मेथड होगा, इस मेथड से नहीं कर सकते जिनमें प्लस माइनस का साइन हो। याद रखना ये लिमिटेशन है, और अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे एक, ठीक है। सो ये होगी सेकंड आपकी लिमिटेशन। थर्ड क्या है कि अब जिन रिलेशन में द रिलेशन which involves trigonometric function, यानी कि जिन रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन थीटा आ जाए, कोस थीटा आ जाए, टेन थीटा आ जाए, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, या फिर लॉग फंक्शन आ जाए, the relation which involves trigonometric exponential log function
आर नॉट डेराइव बाय दिस मेथड। ठीक है ना, पहला तो ये, सॉरी तीसरी एप्लीकेशन होगी ये वाली, मतलब जिन रिलेशन में जैसे साइन थीटा आ गया अगर किसी फॉर्मूले में, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, या ई की पावर एक्स या लोग वाला कोई भी ऐसा, इनमें से कोई भी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी आ जाए, ई की पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लोग आ जाए, इनको इस मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो स्नेल्स लॉ आपने किया था, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1n2, ट्वेल्थ में फिर करोगे। इस फॉर्मूले को आप इस मेथड से ड्राइव कभी नहीं कर सकते जिंदगी में, क्योंकि साइन आ गया, ठीक है ना, तो ये बात याद रखें। अच्छा, फोर्थ क्या है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो आप ड्राइव कर रहे हो जिसके लिए फॉर्मूला, वो वेक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। ये मेथड नहीं बताता, ये मेथड नहीं बताता। और फिफ्थ बेटा आप ध्यान से देखो, क्योंकि अब जैसे मैंने अभी बताया कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे ये इतना बता देगा कि हाफ नहीं, ए एम वी स्क्वायर, इस ए की वैल्यू नहीं बताता, इस ए की वैल्यू नहीं बताता। इस मेथड से आप ये चेक कर सकते हो कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, लेकिन ये नहीं चेक कर सकते कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। सॉरी, यहाँ पर लिख दो 3/15। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग ये दोनों ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग ये दोनों ठीक है, ये भी, लेकिन असल में फॉर्मूला कौन सा ठीक है, ये, बट ये मेथड नहीं बता पाएगा, इसके हाथ खड़े। तो क्या लिखना है अगली बार कि इक्वेशन या रिलेशन या फॉर्मूला, एक मिनट, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये तो बता देगा, लेकिन बट फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये नहीं बताता। तो एक एक बार करके देख लो सभी को। पहला है कि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बताता, दूसरा है कि जिन रिलेशन में प्लस माइनस साइन आते हैं उनके बारे में उनको ड्राइव नहीं कर सकते, तीसरा है जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, लोग फंक्शन आ गए, उन्हें नहीं ड्राइव कर सकते, चौथा है कि फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, इससे नहीं पता चलता, और लास्ट है हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये तो बता देगा, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं ये नहीं बता पाएगा। इट्स ओके। तो ये लिमिटेशन है इसकी। अब इसको मिटा देते हैं और इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन। ये मिटा दिया, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दी, एक मिनट कहाँ चले, हाँ, दी मेथड ऑफ dimensional analysis can be used to derive
विच ऑफ दी फ्लोइंग रिलेशन। पहला ऑप्शन है बेटा एन नोट ई की पावर लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी ई की पावर। दूसरा है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। थर्ड है बेटा आपका हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बेटा नन ऑफ दीज। अब बताओ मुझे किसको ड्राइव कर सकते हैं, किसको ड्राइव नहीं कर सकते। कहता है द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कैन बी यूज टू ड्राइव विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन। कौन सी कर सकते हो? क्या पहली कर सकते हो? पहली रिलेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया बेटा, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। इसको कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सर साइन आ गया, ठीक है। इसको कर सकते हो? नहीं कर सकते जनाब जी, प्लस आ गया, दो क्वांटिटी के बीच में बेटा प्लस आ गया, तो इसको ड्राइव नहीं कर सकते। और ऑप्शन क्या बचा फिर? नन ऑफ दीज। इनमें से किसी को भी हम डायमेंशन एनालिसिस वाले मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते। अब देखो लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं, मजा आएगा। आसान था। देखो क्वेश्चन आसान लगते हैं अगर आपके पास नॉलेज हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, ठीक है। थोड़ा कम कर लो, समझकर अच्छे से कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली आ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may be correct. Second, a dimensionally correct equation may be incorrect. A dimensionally incorrect equation may be correct. A dimensionally incorrect equation is incorrect. अब जब कौन सी गलत है? लिखा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो बेटा ये देखो, उसने करेक्ट नहीं पूछी, इनकरेक्ट पूछी है। तो पहले आप देख लो कि सही कौन सी है, फिर देख लेंगे गलत कौन सी है। लिखा है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट। देखो अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ये तो पता चल जाता है, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये हमें पता नहीं चलता। मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है तो वो फॉर्मूला सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई बात समझ में? जैसे मैंने अभी लिखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/16 एम वी स्क्वेयर। अब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। लास्ट वीडियो में किया हुआ था,
अब अगर ये करेक्ट है तो ये फॉर्मूला भी तो सही है ना, हो सकता है ना, में भी लिखा हुआ है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट है, ठीक है, ये ठीक है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट है, ठीक है। ये डायमेंशनली तो करेक्ट है बट वैसे इनकरेक्ट है, क्यों सर, ये फॉर्मूले में 3/16 थोड़ी आएगा, तो में भी गलत हो भी सकता है और नहीं, ये भी ठीक लिखा हुआ है में भी। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट है, जो बेटा डायमेंशनली ही गलत होगी, देखो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ma लिख दिया मैंने। अब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट कभी हो नहीं सकती, क्यों, देखो ध्यान से, अगर कोई क्या दे 5 मीटर प्लस 2 kg इक्वल टू 7 मीटर, ये कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगी वो वैसे भी इनकरेक्ट होगी, तो अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन हमेशा इनकरेक्ट ही होगी। इन्होंने गलत लिखा है, मे बी करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, देखो लिखा हुआ ना, ये ठीक लिखा हुआ है, जो डायमेंशनली गलत है मतलब वो इक्वेशन ही गलत है, तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। तो अब देखो 3 स्टेटमेंट ठीक है, एक गलत है, उसने कौन सी पूछी है, गलती तो पूछी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी है, ये वाली, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, आया, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g and Planck constant h be chosen as fundamental units, find the value of mass and time in the term of dimensions of these quantity। अब देखो ध्यान से, अब देखो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, मास होती है, लेंथ होती है, टाइम होता है, करंट होता है, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, टेम्परेचर होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है, ये 7 होती हैं। कोई रह गई हो तो बेटा काउंट कर लेना। अब इन्होंने क्वेश्चन अलग ही तरीके से डिज़ाइन कर लिया। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम फंडामेंटल किसे मानेंगे, हम सी को मानेंगे, एच को मानेंगे और जी को मानेंगे। हमारे पास ये 3 फंडामेंटल हैं, हम कहते हम अपनी मर्जी करनी है हमने, हम इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट मानेंगे, ठीक है, मान लो। दिक्कत क्या है, कह रहा है फिर ये बताओ कि जो मास है ना, मास आपका एंड टाइम है, वो इनके टर्म में कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ध्यान से, अब वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हो, एल टी माइनस 1 लिखते हो कि नहीं लिखते, क्योंकि लेंथ क्या है फंडामेंटल और टाइम क्या है फंडामेंटल, तो वेलोसिटी को हम फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई है, क्योंकि ये फंडामेंटल नहीं है, ये ड्राइव्ड है, और फंडामेंटल टर्म में लिखते हैं कि एल टी माइनस 1 आई। अब कह रहा है एम को ऐसे लिखो इनके कॉम्बिनेशन में, एम फंडामेंटल नहीं रहा, अब फंडामेंटल का हक हमने इन तीनों को दे दिया। अब इनको कैसे सोल्व करोगे जी, अब कैसे सोल्व करोगे, अब देख लेते हैं कि तो मास को करना ना बेटा, मास को हमें नहीं पता क्या आएगा, हम नहीं जानते, लेकिन c की पावर कोई a होगा, हमें क्या पता a क्या है, और h की पावर कुछ b होगा, मान लेते ना कुछ पावर तो आएगी, और g की पावर c मान लो। ये c, ये बड़े वाला c है यार, ये छोटे वाला c है, समझ जाना, ये c सेम नहीं है। चलो, तो m को c की पावर a, h की पावर b और g की पावर स्मॉल c मान लिया, ठीक है ना। अब क्योंकि डायमेंशनली तो काम सही रहेगा, और इन्होंने c लिखा हुआ क्या है, एल टी माइनस 1 होता है, ग्रेविटेशनल m माइनस 1 L3 t माइनस 2 और प्लैंक कांस्टेंट m L2 t माइनस 1। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो c की वैल्यू क्या है एल टी माइनस 1, और पावर क्या करेंगे बेटा a, प्लैंक कांस्टेंट क्या है बेटा m L2 t माइनस 1, सिर पर क्या रखेंगे b, और ग्रेविटेशनल क्या है बेटा m माइनस 1 L3 और t माइनस 2, और सिर पर क्या आएगा बेटा स्मॉल सी। अब इनको ना इकट्ठा कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, भाई इस पावर को अंदर ले आओ तो l की पावर a आ जाएगी, t की पावर माइनस a आ जाएगी,
अब इसको लाओ, मैं इकट्ठा से एक में लिख देता हूँ। m की पावर बेटा इसके अकॉर्डिंग b आ जाएगी, और l की पावर बेटा 2b आ जाएगी, और t की पावर बेटा t की पावर -b आ जाएगी, और यहाँ से बेटा m की पावर -c, और l की पावर 3c, और t की पावर -2c। अब l, m और t की पावर को बेटा आप सिंप्लीफाई कर लो। m की पावर बेटा क्या क्या, m की पावर b है, और m की पावर बेटा -c है, और तो कुछ नहीं है ना। अब बेटा l की पावर देखो, l की पावर क्या है बेटा, a है यहाँ से +2b है, l की पावर यहाँ से +3c है बस। और t की पावर बेटा देखो -a -b और -2c। भाई जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बचपन वाला कंसेप्ट है। अब इधर क्या है, इधर तो अकेला m ही है ना, तो ठीक है। अब क्या करें, कंपेयर कर दो m की पावर m के। अच्छा अगर यहाँ पर अकेला m है तो बाकी तो 0 होंगे ना, बाकी तो बेटा m की पावर 1 है, तो यानी कि b -c इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ से बेटा l की पावर 0 है, तो a + 2b + 3c इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से बेटा -a -b -2c इक्वल टू 0 आ गया। यस और नो? हमें तो a b c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, 3 इक्वेशंस को सोल्व करना हमें आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको थर्ड मान लो। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये सेकंड थी, इसको इसके नीचे लिखता हूँ -a -b और -2c इक्वल टू 0। इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो ये खत्म हो गया 0, और 2b -b और ये बन जाएगा आपका c + c इक्वल टू 0। और एक बड़े इक्वेशन ये है, यानी कि b - c इक्वल टू 1। अब इन दोनों क्या करो, ऐड करो, तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कट गए, 1 आया, तो b इक्वल टू 1/2 आया। और यहाँ से देखना c इक्वल टू -b, तो c कितना आ जाएगा बेटा, -1/2। और ऐसे ही आपने a निकालना है, तो बेटा a मैं इसमें डाल देता हूँ, इसमें a यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखो, आपके पास है -a -b -2c इक्वल टू 0। a को उधर ले जाओ, -b -2c इक्वल टू a आ जाएगा। तो b की वैल्यू बेटा 1/2, और -2c की वैल्यू बेटा कितनी है, -1/, इक्वल टू a। तो -1/2 बेटा ये क्या हो जाएगा, +2/2 इक्वल टू a, एल्सियम बेटा 2 -1 + 2 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 1/2। तो यानी कि आपके पास m कितना आया, c की पावर a है, तो a कितना बेटा 1/2, और क्या लिख दिया, और h की पावर बेटा b है, b कितना बेटा 1/2, और g की पावर बेटा c है, c कितना है -1/2। तो क्या इसको अंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं, √c √h, और इसको नीचे ले आओ √g, यानी कि ये बन गया कुल मिलाकर √CH/g। तो बेटा ये आ गया आपका m। पैटर्न देखो हमने किया कैसे, जिसको भी लिखना है ये इधर लिख दो, उनकी पावर a b c कर लो। अब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको आता होगा ना, जो भी था यहाँ पर हमने लिखा था स्टार्टिंग में, तो वो डालकर कंपेयर करके आपने a b c की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हो, जितनी खुद प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप ग्रो करोगे फिजिक्स में, ठीक है ना, उतने ही कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। अगर वीडियो देख ली, कुछ किया नहीं, फिर कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत करो लेकिन ज़रूर करो।
टेक केयर।